हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मॉडल पेपर पूरे कवर कर चुके हैं, 1 से लेकर 9 तक है। आप चैनल पर टैप करो, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां पे जाओ और आपको जो भी मॉडल पेपर चाहिए 1 से लेकर 9 तक संजीव डेसरक का, वो हमने बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया था, उसके बाद में हमने किया था 2025 का पेपर किया था, 2024 का भी कर लिया है और 2023 का आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये पेपर भी आपको मिल जाएंगे। अगर मान लो आप 2022 का, 2023 का, 2024 का और 2025 का पेपर कवर कर लेते हो तो आपके पास ऐसे मान लो कि 8 से 10 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। इसके बाद में स्टार्ट करने वाले हम 2023 का पेपर। ठीक है, 24 का और 25 का मैंने अपलोड कर दिया है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। और साथ ही मॉडल पेपर भी कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद में हम एक्सीलेंट देखेंगे। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका। वीडियो थोड़े से लंबे हो सकते हैं ये, तो आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है। साथ में शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ बिना बोले ही, ठीक ना। क्या है कि मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अभी तो मोनेटाइज नहीं हुआ, लेकिन अगर मान लो आप लास्ट तक देखते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो तो मोनेटाइज जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो। तो आप मेरे को भी सपोर्ट करो भाई, मैं भी आपके लिए इतनी दूर आता हूँ, कम से कम 30-35 किलोमीटर दूर है स्टूडियो, तो इतनी दूर मैं आपके लिए ही आता हूँ। ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या आपके पास, 196 के घातों का योगफल। 196 बताओ, सबसे पहले किसका जाएगा इसमें, 2 का। 2 अंटे 16, फिर 2 अंटे 16। ठीक है, सॉरी, 2 नाम 18 जाएगा ना। 2 नाम 18 और 2 अंटे 16, फिर 2 का जाएगा। कितनी बार जाएगा इसमें, 2 चौके 8, 2 नाम 18। 49 में 7 का जाएगा 7 बार, 7 में 7 का कितनी बार, 1 बार। ठीक है, तो 196 की गुणनखंड क्या किया, 2 की पावर कितनी हुई, 1 2। तो 7 की पावर कितनी हुई, 1 2। तो आपको घातों का योग ही तो पूछा है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो घातों का योग बताओ कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। ठीक है ना, चलो। नेक्स्ट देखो क्या इसका सेकंड क्या है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो आप 720 पर सेट कर लो अपने फोन को, क्वालिटी 720 पर सेट कर लो। दूसरा है द्विघात बहुपद के मूल समान है तो के का मान है। क्या है द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0। इसके मूल समान है। अगर मूल समान है, देखो 3 कंडीशन होती है। एक तो मूल काल्पनिक होता है, एक मूल समान होता है, एक मूल वास्तविक व अलग अलग होता है। तीनों कंडीशन में बता दो एक बार दोबारा आपको, ठीक है। देखो, इनको रिपीट करने से क्या है कि आपको पूरी बुक रिपीट हो जाती है एक तरीके से। मॉडल पेपर करने का मतलब ये है कि पूरी बुक रिपीट हो जाती है आपके, है ना। चलो, तो एक तो मूल वास्तविक कब होते हैं, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है। वास्तविक वाला अलग अलग, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, मतलब प्लस में आएगा। मूल बराबर या समान कब होता है, जब डी का मान 0 होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है, 0 होता है। और मूल काल्पनिक कब होता है, जब डी का मान माइनस में होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा, मतलब माइनस में होता है। ठीक है ना, चलो। तो आपको क्या बोल रहा है वो, कि मूल समान है। ए का मान बताओ कितना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है। बी का मान बताओ कितना, जो एक्स के साथ तो माइनस के है। और सी का मान बताओ कितना आपके पास, जो अकेला कितना है, 4 है। अब ऐसे बोल रहा है कि मूल समान है, तो बताओ क्या होगा, डी बराबर 0 होगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे को बोल रहा था कि मूल क्या है, समान है। तो बी स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर। बी कितना आपके पास, माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है, 1, और सी का मान कितना आपके पास, 4। बराबर में क्या होगा आपके पास, 0। माइनस के का स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर मत कर देना, माइनस का भी प्लस का ही होता है, के स्क्वायर। ये 4 चौक कितना हो गया आपके पास, माइनस 16 बराबर कितना हो गया आपके पास, 0। 16 को उधर ले आओ, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16। स्क्वायर है इधर आएगा तो अंडर रूट में, तो के बराबर अंडर रूट 16। अंडर रूट से कोई भी संख्या बाहर आती है तो प्लस माइनस में आती है। तो के बराबर अंडर रूट 16 का मान कितना होता है आपके पास, 4। सर हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन था, डी ऑप्शन था। चलो, नेक्स्ट देखो क्या है। बिंदु 3,4 की वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी। अब देखो, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको चाहे माइनस दे चाहे प्लस दे, दूरी हमेशा आपको प्लस में ही बतानी है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये है। अब अगर 3,4 एक्स पर चलना है 3, वाई पर चलना है 4, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 3,4। अब किससे पूछा आपको, वाई एक्स से दूरी। तो वाई एक्स से कितना दूर पर, कितनी दूरी पर आए, मैं 4 3 ही तो आए हैं वाई एक्स से, तो वाई एक्स से दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 हो जाएगी।
और एक्स एक्स से कितना दूर गए हम, 4 गए हैं, ठीक है ना। अगर मान लो माइनस में भी देखना, जैसे मान लो यहाँ पर -3,4 होता तो भी आपको प्लस में ही बताना, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म। संतुष्ट का मतलब जानते हो कि x और y की आप मान रखो, इसमें x और y का मान रख दोगे, उसके बाद में दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन रख रख के देखो इसके अंदर, इधर भी 11 बने और इधर भी 11 बने, उसको बोलते हैं संतुष्ट करना। तो आपके पास समीकरण क्या था, 3x + 2y = 11, ये समीकरण था आपके पास, है ना। अब चेक कर लेते हैं एक एक को रख के, x की जगह रखना 1, y की जगह रखना है 4, 3x की जगह रखना 1 प्लस में 2, y की जगह रखना है 4, बराबर में कितना आपके पास 11, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, बराबर में कितना है 11, तो 8 और 3 11, बराबर में कितना है 11, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो पांचवा क्या है, पांचवा है द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस में 10x प्लस में √3 = 0 का विविक्त कर। विविक्त कर मतलब डी, आपको डी निकालना है। डी क्या होता है बताओ, डी होता है आपके पास b² - 4ac, ये तो होता है, तो डी निकालना आपको, ठीक है। ए का मान बताओ कितना है, ए का मान जो एक्स के साथ x² के साथ है तो 3√3, 3 √3। बी का मान बोलो जो एक्स के साथ है, बी का मान हमारे पास 10। सी का मान बोलो जो अकेला है, सी का मान है हमारे पास √3। अब इसके अंदर रख देते हैं हम, ठीक है। तो b² करना है, बी कितना 10, तो 10 का स्क्वायर -4। ए का मान बोलो कितना है, 3√3, 3 √3, और सी का मान कितना हमारे पास √3। अब इसको सोल्व कर देना है, तो डी बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, माइनस, अब यहाँ पर देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 तो ये हो गया, इन दोनों को गुणा करने पर 3, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, फिर 9 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 9 चौक 36, तो डी बराबर देखो कितना आएगा, 100 में से 36 गया तो कितना बचा हमारे पास 64, तो बताओ कितना आया 64, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। 3 √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9, और √9 का मान कितना हो जाता है 3, तो इन दोनों को गुणा करने पर 3 तो ये, फिर 3 तिया 9 और 9 चौक 36 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, हाँ जी, ये क्वेश्चन अगर मान लो आप कर लेते हो ना रियल में 2022 का, 23 का, 24 का और 25 का कन्फर्म आपको 5 7 8 9 10 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। अगर मिलेगी नहीं ना, तो ऐसे मान लो कि संख्या चेंज हो सकती है, बाकी पैटर्न सेम रहेगा, तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक ना, सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, बस थोड़ी बहुत संख्या चेंज हो, अगर होगी तो हो जाएगी, नहीं कई बार तो संख्या भी ऐसे कैसे आ जाती है, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एक आप तो मॉडल पेपर कवर कर लो पूरे, और एक ही जो ये मैं पेपर करवा रहा हूँ वो कर लो, आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। फिर भी आपके लोगों की डिमांड थी कि हमारे को एक्सीलेंट और करवाए, एक्सीलेंट और करवा दूंगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें, ठीक है। जल्दी एक्सीलेंट स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है ना, और 9 दिन में उसको भी खत्म कर देंगे, इनका एक मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे उसका, तो ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास 18, अब ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी है, 18 और ए और बी और -3 समांतर श्रेणी में है। अगर मान लो समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी की खास बात क्या होती है कि उनका सभी का डी क्या होता है, डी सबका सेम होता है, ये तो होती है। चलो तो डी निकालो, यहाँ से डी निकालो, A2 - A1 होता है, A2 का मान कितना है A-A1 का कितना है 18, डी निकाल दिया। अब यहाँ से भी डी निकालो, डी निकालो अगला, तो A4 का मान कितना है -3 -B, डी निकाल दिया। अब समांतर श्रेणी में है तो दोनों डी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो दोनों को बराबर कर दो, तो A - 18 बराबर -3 और -B, बराबर क्यों किया, क्योंकि समांतर श्रेणी में डी सभी जगह सेम होता है। बी को इधर ले आओ, 18 को उधर ले जाओ, तो ए माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, प्लस बी बराबर -3, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 18, तो ए प्लस बी कितना बचा बताओ, ए प्लस बी बराबर बचा 18 में से 3 गया तो कितना बचा 15, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है। आपको इसे पूरा सोल्व करके लिखना है। नेक्स्ट देखो क्या है, 3 sec 45 और cos 45 का मान, 3 sec 45, तब cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका कितना हो जाएगा, उल्टा होता है ना, तो √2, सारणी से आप मान देख लेना, sec 45 का मान कितना होता है √2, cos 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। ये तो गया कट, और कितना बचा आपके पास ओनली
3 बचा और ये आपका आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी होती है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। भाई त्रिज्या का डबल ही तो होता है व्यास है, तो यही तो बोल रहा है, तो व्यास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 है तो वृत्त की परिधि क्या होती है बोलो? 2 पाई आर ही तो होती है वृत्त की परिधि। तो निकाल दो, 2 × पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 3.5। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 0.5। 0.5 को 11 से गुणा करेंगे, सॉरी 22 से गुणा करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, 2 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। कौन सा ऑप्शन आपके पास? सी ऑप्शन है। ठीक है, गुणा तो आप कर ही सकते हो ना भाई। 0.5 बाई 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 पंजी 110, एक पॉइंट लगाए तो 11 ही तो बचा, 11 दूनी 22 हो जाए। ठीक है, जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना आपको फायदा रहेगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा आपको। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? 6a²। इसका मान कितना दे रखा आपको? 486 दे रखा है। तो घन की भुजा निकालनी है आपको, मतलब ए का मान निकालना है। ठीक है, ये गुणा में भाग में आएगा इधर, तो a² बराबर बचेगा आपके पास 486 बटे में कितना? 6। काटो, 8×6 = 48, 6 × 1 = 6। तो a² बराबर कितना है आपके पास? 81। ए का मान बोलो कितना है? स्क्वायर में इधर आएगा तो अंडर रूट में, अंडर रूट 81 का मान बोलो कितना होता है आपके पास है? ये आपका आंसर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखो क्या है जी। ये रहा, इसका क्या निकालना है? बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार कौन है? 4, 1, 2 और तो सारी कम ही है, तो बहुलक कितना होता है इसका? 4। नेक्स्ट देखो क्या है। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की सकता। पासे को फेंकते हैं तो अंक बताओ क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 4 से बड़ा पूछा है तो 2 ही तो है। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए? 2। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। काटेंगे कितना हो जाएगा? 1/3। कौन सा ऑप्शन आपके पास? बी। ठीक है, उत्तर तो आप लिख ही सकते हो ना। चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास। हाँ, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन दूसरे का पहला क्या है? 95 और 152 का एचसीएफ निकालना आपको। ठीक है, 95 के गुणनखंड कर लेते हैं और 152 के कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें किसका जाएगा? 5 का जाएगा। 19×5 = 95 और 19 में 19 का जाएगा कितनी बार? एक बार। फिर इसमें 2 का जाएगा, 2×7 = 14 और 2×6 = 12। फिर 2 का जाएगा 3, फिर 2 का जाएगा 1×9 का जाएगा एक बार। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम इनका एचसीएफ। तो 95 के गुणनखंड तो क्या क्या है आपके पास? 5 × 19। 152 का क्या क्या है आपके पास? 2⁻³ × 19। अब बताओ एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो दोनों में सेम होता है ना उसी को लेते हैं और उसी की भी छोटी पावर। तो दोनों में सेम 19 यार, पावर सेम है तो कोई सा भी उठा दो, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इनका? 19 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका सेकंड क्या है कि एक वृत्त पर स्थित बिंदु से, अब ये भी 4 कंडीशन मैंने बताई थी आपको। 4 क्या क्या कंडीशन बताई थी? जैसे मान लो आपके पास पहली कंडीशन, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर, वृत्त के एक बिंदु पर और वृत्त के अंदर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, और सारा दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम वृत्त के बाह्य बिंदु से। जैसे मान लो ये वृत्त है और ये बाह्य बिंदु है, तो इससे कितनी स्पर्शरेखाएं? 2 स्पर्शरेखाएं। कितनी स्पर्शरेखाएं हो गई? 2। दूसरी बात, वृत्त पर, जब एक ऐसे दूसरी बात लिखो, वृत्त के एक बिंदु पर, तो एक बिंदु पर तो एक ही खींची जाएगी। तीसरी बात, ओनली इतना ही बोले कि वृत्त पर, वृत्त पर देखो, वृत्त पर तो अनंत बिंदु होते हैं, तो वृत्त पर बात हुई तो अनंत स्पर्शरेखाएं हो जाएंगी। और ऐसे बोले कि वृत्त के एक बिंदु पर, तो एक बिंदु पर एक ही। फिर बोल दे आपकी वृत्त के अंत बिंदु पर, अंत बिंदु पर कोई स्पर्शरेखाएं नहीं होगी। ठीक है ना, तो आपको क्या बोला कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, तो एक बिंदु से तो कितनी स्पर्शरेखाएं होंगी? एक होगी। ऐसे बोलता हूँ ओनली वृत्त पर, तो फिर अनंत हो जाती। वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 और वृत्त के अंत बिंदु से 0। ठीक है ना, इन चारों को आप याद रखना है। नेक्स्ट देखो क्या है। cos² 45 का मान, cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। इसका क्या करना है? स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा।
फिर है वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास। यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इन सब का समांतर माध्य कितना दे रखा है आपको? 9 दे रखा है, मतलब 5 + 7 + 9 + x कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4, तो बटा 4 कितना दे रखा है आपको? 9 दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं समांतर माध्य, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना, ये दे रखा है। ये टोटल कितना हो गया आपके पास? 12 और 9 कितना हो गया? 21। 12 और 8 20 और 1 21 हो गया। तो 21 प्लस में x बटा में 4 बराबर में कितना है? 9। वज्र गुणा करो इनको, तो 21 प्लस में x 9 चौक कितना हो गया? 36। तो x बराबर ये दो माइनस हो जाएगा, 36 माइनस में 24, तो x बराबर निकल के आएगा आपके पास 2 1 12। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 15 है। दोबारा देखते हैं एक बार, 7 और 5 12 और 9 कितना हो गया? 21। 9 चौक 1 2 3 4 संख्या है, 9 चौक 36, उधर आगे सॉरी सॉरी, 30 ही तो आए। तो x बराबर बताओ कितना माइनस होगा ना? 36 माइनस में 21, x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 5 1 15। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है इसमें? दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। दो पासों को फेंकते, कल परसों मैंने बनाया था, क्या 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 कंडीशन होती है दो पासों को फेंकेंगे तो बताओ। एक एक, फिर एक दो, फिर एक तीन, ऐसे ही तो थी। ठीक है ना, तो कुल परिणाम तो कितने होते हैं इसके? 36। कुल परिणाम तो कितने होते हैं? 36 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कुल परिणाम तो कितना होता है? 36 होता है। अब वो बोला कि अंक योग 7 आने की प्रायिकता। तो देखो पहली लाइन में, देखो पहली लाइन में 1 6, फिर दूसरी लाइन में 2 5, फिर तीसरी लाइन में 3 4, फिर चौथी लाइन में 4 3, ठीक है, फिर पांचवी लाइन में 5 2, और छठवीं लाइन में 6 1। यही तो है जिनका योग 7 हो रहा है। ठीक है ना, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 बटा 36 काट देंगे, कितना हो जाएगा? 1 बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। के किस मान के लिए अनंत हल होंगे? अनंत हल, अनंत हल कब होते हैं बताओ? कोई भी दो रेखाओं के, जब रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है। ठीक है ना, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये कंडीशन होती है तभी तो हल अनंत हल होते हैं ना। तो देखो दो समीकरण आपके पास, 3x माइनस 2y बराबर 0 और kx प्लस 5y बराबर में कितना आपके पास? 0। तो a1 का मान बोलो कितना है? 3, b1 कितना है? -2, a2 कितना है? k, और b2 कितना आपके पास? 5। तो सबसे पहले कर दो आप, तो वो बराबर करना है, c1 c2 तो 0 है ही, उसको तो हटा दो चाहिए। a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के। a1 का मान कितना आपके पास? 3 बटा a2 का मान कितना आपके पास? k, b1 का मान कितना? -2, और b2 का मान कितना आपके पास? 5। करो अजर गुणा इनको तो बताओ क्या होगा? -2 के बराबर में 5 थी, कितना हो जाएगा? 15। तो के का मान बोलो कितना आ जाएगा? 15 बटे -2, तो के का मान आ गया कितना आपके पास? -15 बटे 2 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? जो एक्स का मान निकालते हैं वो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट डी, डी का मान कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में कितना? 2a, ये तो होता है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास। किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर ए है, तो पांचवा पद क्या होगा? तो A5 पूछा आपको। A5 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? a+4d तो होता है, एक कम करके लिखते हैं। आपको A7 पूछे तो एक कम करके लिख दो a+6d। आपको A9 पूछे तो एक कम करके लिख दो a+8d। हाँ जी, नेक्स्ट क्या था हमारे पास क्वेश्चन? 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार से दूरी ज्ञात कीजिए। आपके पास क्या है? एक मीनार है, ठीक है, मीनार बना लेते हैं हम। तो जमीन से कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर। ठीक है, चलो
इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे को 10 मीटर, तो ये ऊंचाई कितनी हो गई हमारे पास 10 मीटर हो गई, ठीक है। हाँ जी, पृथ्वी के एक बिंदु पर अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। जिस मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है। अब इसका अवनमन कोण है कितना है 30 डिग्री है। अच्छा, अवनमन कोण कैसे होता है यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा आपको। ये कितना आपके पास 30 डिग्री है, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा आपके पास 30 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि बिंदु की मीनार से आधार की दूरी, ये आपके पास बिंदु था और ये आपके पास मीनार का आधार है, ये दूरी पूछिए, इसको क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे, ठीक है। चलो इसको नाम दे दो एक बार a, इसको नाम दे दो b, इसको नाम दे दो आप c। अब समकोण त्रिभुज आपके पास एबीसी है, ठीक है। समकोण त्रिभुज एबीसी में बताओ लाल बटा कक्षक से आपको पता होगा क्या लगेगा भाई, एक तो लंब काम में आ रहा है और एक आधार काम में आ रहा है। तो लंब और आधार काम में देखो किस में आता है एल ए एल के ए, तो लंब और आधार आता है किसमें टेन में। तो बताओ इसमें क्या लगेगा टेन थीटा लगेगा, ठीक है। तो पहले तो लिख दो भाई माना आधार से, माना बिंदु से आधार की दूरी, आधार की दूरी क्या है x है, दूरी x है, ठीक है। चलो ये दूरी कितनी है आपके पास x है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लगाएंगे हम। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में बताओ क्या लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर बताओ क्या होता है लंब बटे आधार। अच्छा, थीटा का मान कितना हमारे पास 30 डिग्री है तो रख दो 30, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना हमारे पास 10 है तो 10 रख दो, और आधार आधार कितना हमारे पास x है, आधार कितना है x है, ठीक है। चलो हाँ जी, तो tan 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3, ये आपको पता होना चाहिए, सारणी से देख भी सकते हो, ठीक है। बराबर कितना है 10 और बटे में कितना हमारे पास x है, वजर गुणा कर दे, ये 1 से गुणा होगा x ही हो जाएगा, और 10√3 से गुणा होगा तो 10√3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ जी, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन इसमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पर लंबाई है या छाया है और यहाँ पर छाया है या लंबाई है, उस हिसाब से इन दोनों को एडजस्ट करना, ठीक है ना। चलो तो आपके पास क्या है, एक छड़ की लंबाई है, एक तो छड़ है और उसकी छाया है, छाया नीचे ही आएगी, ठीक है। अब लंबाई के लिए तो कितना बोल रहा है एक, लंबाई तो कितनी होगी एक, और छाया है वो कितनी है √3, √3 है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, आपको ये कोण निकालना मत ये कोण निकालना आपको, इसको क्या मान लेंगे हम थीटा मान लेंगे, ठीक है। नाम दे दो इसमें ए, इसमें नाम दे दो बी, इसमें नाम दे दो सी। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर एक तो लंब काम में आ रहा है और आधार काम में आ रहा है, तो आपको पता है कि लाल बटा कक्का से क्या होता है के ए, लंब और आधार किस में आएगा tan में आएगा, तो इसमें भी क्या लगाएंगे हम tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना हमारे पास एक, आधार का मान कितना है √3। अब मेरे को एक चीज बताओ, 1/√3 कहां पर होता है tan 30 पर ही तो होता है, तो लिख दो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं tan 30, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। अब ये तो हो जाएगा कैंसिल, थीटा का मान बोलो कितना आएगा आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलो कौन सा था ये आठवां था, नौवां देखो क्या है। 3 सेमी त्रिज्या लेकर एक वर्त बनाइए तथा केंद्र O से 5 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु P से वर्त की 2 स्पर्शरेखाएं खींचिए जिनकी माप भी लिखिए। आपको स्पर्शरेखाएं कितनी खींचनी है 2 खींचनी है। जैसे मान लो ये आपके पास कोई वर्त है, ये आपके पास क्या है कोई वर्त है, ठीक है। वर्त बनाए केंद्र O से, यहाँ पर इसका केंद्र है O, इससे 5 सेमी दूरी बिंदु P पर, यहाँ पर कोई बिंदु होगा P, ठीक है। बिंदु P पर वर्त से 2 स्पर्शरेखाएं खींची जाती है, उनकी माप लिखिए। एक स्पर्शरेखा ऐसे खींची जाएगी, दूसरी भी ऐसे ही खींची जाएगी, ठीक है। उसकी माप लिखना है हमारे को। और ये दूरी कितनी बता रहा है आपको 5 सेमी बता रहा है, ठीक है। और 3 सेमी है इसकी त्रिज्या, आर कितनी है 3, ये कितनी आपके पास 3 है। तो देखो इसमें भी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसको नाम दे दो ओ, इसको नाम दे दो ए, और इसको नाम दे दो आप पी। तो ओ ए पी समकोण त्रिभुज है, इसमें भी क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब एक स्पर्शरेखा ऐसे तो खींची जा सकती है ना, ये भी स्पर्शरेखा ही है, ठीक है। चलो तो आपको दोनों की लंबाई बतानी है, तो दोनों लंबाई समान लंबाई की होती है, हम एक की निकाल लेंगे, दोनों की वही होगी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में
लगा दे पाइथागोरस पर में क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार हमारे को निकालना, इसको एपी रख दो। ठीक है, इस पर से एपी रख दो, तो एपी का स्क्वायर प्लस में लंब कितना हमारे पास, लंब है ओए, वो कितना हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 25 बराबर एपी स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 को इधर ले आओ माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस में 9 बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास एपी स्क्वायर। तो 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16 बराबर क्या होगा आपके पास एपी स्क्वायर। स्क्वायर में इधर आएगा तो अंडर रूट में आएगा। ठीक है, तो एपी बराबर आएगा आपके पास अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 का मान बोलो कितना होता है आपके पास 4 होता है। ठीक है, चलो तो ये कंप्लीट हो गया ना। वाह, 10वां देखते हैं क्या है। तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 4 आ जाएगी। हाँ जी, 10वां है 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड है। रेखाखंड की लंबाई कितनी है 5 सेमी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है 5 सेमी है। ए बी खींचिए, ए इसका नाम है बी, एवं उसे 2:3 में विभाजन कीजिए। ये अनुपात कितना है 2 और ये कितना है 3 है। ठीक है, दोनों भागों का माप लिखिए, दोनों भागों के क्या निकलेगा हमारे को माप लिखना है। भाई ये कितनी लंबाई का है, ये कितनी लंबाई का है, मेरे को एक चीज बताओ, कुल लंबाई कितनी है इसकी 5, 5 है। ठीक है, और अनुपात क्या क्या दे रखा आपको, एक तो 2 दे रखा है और एक 3, तो कुल अनुपात भी कितना हो जाएगा आपके पास 2 + 3, तो देखो क्या निकल जाएगा। इसको ऐसे मान लो आप, चलो हाँ भाई, माना रेखाखंड की लंबाई है ना वो x है, माना, या फिर ऐसे लिखो, माना अनुपात है ना, अनुपात, माना अनुपात है ना वो 2:3 आपके पास। ठीक है, चलो अब कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है इसकी 5 है, ये आपको दे रखा है 2:3 दे रखा है। अच्छा, कुल रेशियो कितना है 2 + 3, ये भी कितना है आपके पास 5, तो देखो क्या कितना का डिवाइड होगा आपके पास 5/5, कट के कितना हो गया आपके पास 1 हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी लंबाई निकालो, तो 2 इंटू पहले भाग की लंबाई, पहले भाग की लंबाई 2 इंटू में 1 कितनी आई 2 सेमी, दूसरे भाग की लंबाई, दूसरे भाग की लंबाई 3 इंटू में 1 बराबर कितना हो गया आपके पास 3, तो पहले भाग की लंबाई कितनी आएगी 2 आएगी, दूसरे भाग की कितनी आएगी 3 आएगी, सेमी आएगी। ठीक है, अगर मान लो आपके पास यहाँ पर 2 निकल के आता, और जैसे मान लो ये 10 होता नीचे 1/2 होता, भाई मान लो हो जाता, भाई 5 की जगह 10 आ जाता, तो कट के कितना आता आपके पास 1/2 आता। अब 1/2 आ गया ना, तो पहले भाग की लंबाई तो क्या होती 2 इंटू 1/2, ये कट के कितना हो गया 1, और दूसरे भाग की लंबाई कितनी होती 3 इंटू 1/2, ये 3 कितना हो जाता 3/2 ऐसे। मतलब आपको क्या करना है कि कुल लंबाई है ना, उसमें कुल अनुपात का भाग दे देना है, उससे आपके पास जो भी संख्या आएगी ना उसको गुणा करके उनकी लंबाई आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, किसी वर्त का त्रिज्यखंड उस वर्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्यखंड के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होगा। अरे चतुर्थांश में कोण कितना बनता है, ये कोण कितना बनता है 90 डिग्री तो बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उससे देला होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो देले कितने होते हैं, टोटल में 4 ही तो होते हैं भाई, एक इसका चिड़ी का, पान का, और ठीक है, क्या नाम है उसका, सॉरी बादशाह का नहीं, देखो क्या क्या आता है हमारे पास, एक तो आता है चिड़ी, और एक आता है पान, और एक आता है ईंट, और एक आता है आपके पास लास्ट का क्या नाम है उसका नाम याद नहीं आ रहा उसका, नहीं बादशाह नहीं, का नहीं, गुलाम नहीं, खेलना तो खैर मेरे को आता नहीं है इसलिए मेरे को याद नहीं आ रहा ये, चलो जो भी है, तो एक उसका होता है। तो बताओ इसमें क्या पूछा आपको, देला होने की प्रायिकता, तो देला एक तो इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, और एक इसमें होगा, तो कितने हो गए टोटल 4 हो गए। इस तो कुल कितने हो गए आपके पास, कुल परिणाम तो कितने हैं 52, और अनुकूल कितने आपके पास 4, तो कितना हो गया कट के 1/13 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सर जी मेरे को एक चीज बताइए, हमारे पास ताश के पत्ते होते हैं, उनमें से एक तो चिड़ी आती है, एक पान आता है, एक ईंट आती है, चौथा क्या आता है वो मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा। आपको खेलना आता है ताश, ताश नहीं आता इसलिए नहीं, और मेरे को भी नहीं आता इसलिए नहीं, मेरे को भी नहीं पता है ना भाई। एक तो चिड़ी आती है, एक पान आता है, एक ईंट आता है, और एक आता है, हैं?
बेगम बादशाह, ये तो इनके पार्ट होते हैं फिर चार चार। चलो जो भी है देख लेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए। 13/125, इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार हमारे को लिखना है। अब देखो इसको एक बार 125 है नीचे, 13 को तो ऐसे कैसे रहने दो। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, ठीक है ना। अब नीचे 10 बनाने के लिए आपको 2 भी चाहिए, तो नीचे 10 देखो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 को ऊपर भी गुना कर दो और नीचे भी गुना कर दो, भाई काट भी तो सकते हैं वापस। ठीक है, अब देखो नीचे तो क्या बन गया, ऊपर तो बना 13 × 2 की पावर 3 मतलब 8, और नीचे देखो क्या हुआ, 5 × 3 इसकी पावर कितना, 2, फिर 3, 5 × 2 इसकी पावर कितना, 3, तो मतलब क्या हुआ, 13 × 104, और बटे में देखो 10 की पावर कितना, 3, मतलब 10 जीरो हो गया ना, तो 104 बटे में 1000 हो गया। अब 3 अंकों बाद में पॉइंट लगाना आपको, तो पॉइंट 104, ये इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, चलो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सा था ये, चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, बहुपद x² - x - 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपद के आपके पास x² माइनस में x और माइनस में 6, इसके क्या करना आपको, शून्यांक निकालने हैं, ठीक है। तो निकाल दो, इसमें तो क्या है, a का मान बोलो कितना है, x² के साथ 1, b का मान बोलो कितना है, x के साथ -1, और c का मान कितना हमारे पास, c का मान है -6। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा, सबसे पहले गुणा करो, गुणा करने पर तो कितना चाहिए आपको, -6 चाहिए, और जोड़ने का घटाने पर आपको कितना चाहिए, -1 चाहिए, तो 3 दूना 6। अब 3 को तो माइनस का रखना पड़ेगा, 2 को प्लस का, तभी जाके -1 बचेगा, ठीक है। तो x² माइनस का तो 3x होगा, प्लस का होगा 2x, और माइनस में है 6। अभी यहाँ से दोनों जगह सेम क्या है, x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो x -3 बचा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो x -3 यहाँ पर बचेगा। अब दोनों जगह सेम है, इसको बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से, तो x और प्लस में 2, अब बराबर 0 कर दो, तो x -3 बराबर 0, और x + 2 बराबर 0। x का मान यहाँ से कितना आएगा, 3, और यहाँ से कितना आएगा आपके पास, -2। तो ये क्या आ गए, इसके शून्यांक आ गए, ठीक है, चलो। 4x² - 12x - 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है आपको। मूल कैसे कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं, और वास्तविक व समान होते हैं, और वास्तविक व अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इसकी प्रकृति कैसी है। तो आपके पास समीकरण है 4x² - 12x - बराबर 0। ठीक है, ए का मान बोलो कितना है, 4 है, बी का मान बोलो कितना है, -12, और सी का मान बोलो कितना आपके पास, -9 है। अब बताओ, डी निकालना ना आपको, मूलों की प्रकृति किससे पता चलेगी, डी से ही चलेगी, और डी क्या होता है बताओ, डी होता है हमारे पास b² - 4ac। अब इसको निकालो, तो डी बराबर निकल के आया हमारे पास बी का स्क्वायर -12 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 4, और 9 का मान कितना, सी का मान कितना है 9, तो डी बराबर निकल के आया 12, -12 का स्क्वायर प्लस का 144 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, माइनस 4 चौक 16, 16 नाम 144, तो डी का मान बोलो कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अगर डी का मान 0 है तो मूल बताओ क्या है, मूल वास्तविक व समान, वास्तविक व समान, वास्तविक व समान, ठीक है, चलो। नेक्स्ट देखो, सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन है, बिंदुओं 0,0 और 5,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए आपको। मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए, क्या क्या है, 0,0 और 5,-3, यहाँ पर कोई मध्य बिंदु होगा, उसके निर्देशांक चाहिए। तो x बराबर, ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 y2। x बराबर बताओ क्या होता है, x1 + x2/2, और y बराबर बताओ क्या होता है, y1 + y2/2। ठीक है, x बराबर देखो क्या होगा, x1 का मान कितना है 0, प्लस x2 का मान कितना है 5, और बटे में कितना 2। ठीक है, तो x बराबर तो निकल के आया 5/2, और y बराबर देखो क्या निकल के आएगा, y बराबर आएगा y1 का मान कितना है 0, और यह है -3 बटे में 2,
तो y बराबर निकल के आएगा -3/2। ठीक है जी, ये आपका आंसर। मध्य बिंदु का यहाँ पर था x, y, x और y की वैल्यू हमने निकाल दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक समतल है, जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। देखो ये आपके पास मीनार है, ठीक है जी। चलो इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक समतल पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी अधिक हो जाती है, जिस मान लो मीनार की छाया पहले यहाँ तक थी, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। भाई पहले कितना था, 60 था। अब जैसे 30 हुआ ना, तो उसकी छाया की लंबाई 40 और बढ़ गई, मतलब ये दूरी आपको 40 दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की। इसको मान लेंगे हम क्या, x मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, चलो निकालते हैं। नाम दे दो इनको, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी। देखो इस क्वेश्चन को समझना, भाई आपके पास मीनार थी, उसकी ऊंचाई आपको निकालनी है, ठीक है। अब वो क्या बोला है कि उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। कब, जब पहले 60 था, जब 60 से घटकर 30 हुआ ना, तब उसकी लंबाई 40 और बढ़ गई। तो ये दूरी कितनी हो गई आपके पास, 40 हो गई, ठीक है। जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने मीनार की ऊंचाई क्या मान ली, h मान ली, ठीक है। चलो तो सबसे पहले लिख दो, मैं माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, ठीक है। चलो अब देखो समकोण त्रिभुज, सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। बताओ क्या लगेगा, टेन थीटा लगेगा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान बोलो कितना है, 60 डिग्री है, बराबर लंब का मान कितना है, h है, और आधार का मान कितना हमारे पास x है। टेन 60 का मान कितना होता है, √3/1 बराबर h बटे में x, वजर गुणा कर दो इनको। तो h बराबर निकल के आया x√3, ठीक है। चलो आगे काम में ले लेंगे इसको। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, दूसरा समकोण त्रिभुज हमारे पास ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में वही टेन थीटा लगेगा। तो टेन थीटा बराबर बताओ क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। थीटा का मान आपकी बार कितना है, 30 डिग्री है। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, वही h है, लेकिन आधार देखो अब की बार क्या होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, 40 प्लस में x होगा, ठीक है। चलो क्या क्या होता है यार, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तब से दिमाग ही खराब हो गया। सबसे पहले चिड़ी, फिर ईंट, फिर पान, और नाम याद नहीं आ रहा, वो पता तो होता लेकिन नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या नाम था वो। चलो देख लेना अपने हिसाब से ना उसको। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर में h बटे में 40 प्लस में x, वजर गुणा करो इनको। तो 40 प्लस में x बराबर h√3 हो गया, ठीक है। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, x आपको किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए ना, तो यहाँ से x निकालो। x क्या आएगा बताओ, h बटे में √3। x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h बटे √3, तो रख दो यहाँ पर। 40 प्लस में h बटे में √3 बराबर में है h√3, इसको उधर ले जाओ। तो 40 बराबर में h√3 और माइनस में h बटे में √3 हो गया। तो 40 बराबर देखो यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, h कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा, √3 माइनस में 1/√3। अब इसको सोल्व कर देना। क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद में 3 - 1 बनेगा 2, मतलब 2/√, बनेगा 2/√3। और फिर √3 का क्या करना है, आपको परमेयकरण करना है। इतना सा काम करना देखे, ठीक है। एच का मान आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास।
नवा क्वेश्चन है, 6 सेमी भुजा के नाप वाले एक संभव त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, एक संभव त्रिभुज बनाना है 6 भुजा का। ठीक है, संभव, तीनों 6 6 होंगे, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की भुजाओं की 2:3 गुनी हो। ऐसे बोल रहा है कि एक त्रिभुज और बनाओ जिसकी भुजाएं है ना, इसकी भुजा की 2:3 है, तो निकाल दो। 6 का 2/3 निकाल दो, कितनी हो जाएगी? 2, तो 4 4 हो जाएंगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। बस यही बनाना था आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की ऐसी दो स्पर्शरेखा खींच के दो एक दूसरे क्या हो, समांतर हो। 4 सेमी का त्रिज्या लेना है और उस वृत्त बनाना है और उस पर दो समांतर लाइन खींचनी है। बस ये हो गया। ठीक है, ये कितनी होनी चाहिए आपके पास, नाप के लिख देना 4 सेमी। हाँ जी, 11वां है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए वो सर्वांगसम होते हैं। अच्छा, कभी भी दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं? जब उनकी भुजाएं बराबर होती है। समरूप कब होती है? जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इन दोनों में फर्क है। क्या क्या फर्क है भाई? समरूप तो कब होती है? जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और सर्वांगसम कब होती है? जब भुजाएं ही बराबर होती है, तब सर्वांगसम होता है। ठीक है, चलो। तो आपके पास क्या है? दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल है। एक त्रिभुज मान लेते हैं हम एबीसी, ए बी सी, और दूसरा पी क्यू आर मान लेते हैं। अब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ ठीक है, चलो, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप भी है। पहले तो लिख लो समरूप है दोनों त्रिभुज। कौन कौन सा? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये आपको दे रखा है। ठीक है, दूसरी चीज इनका क्या देगा, क्षेत्रफल भी बराबर दे रखा है। चलो, तो मेरे को एक चीज बताओ, त्रिभुज एबीसी होगा बटे में त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अच्छा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, और वो क्षेत्रफल के बराबर ही होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात होगा स्क्वायर बराबर होता है, मतलब ए बी बटे में पी क्यू का स्क्वायर, ए बी बटे में पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर इसका स्क्वायर बराबर, और ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर, ये क्या होता है? बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपके एक्स्ट्रा है, आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन बता रहा हूं मैं। भाई अगर मान लो आपके पास दो त्रिभुज है, ठीक है, उनका क्षेत्रफल दे रखा है और दोनों समरूप भी है, तो उनकी संगत भुजाओं का वर्ग करने पर जो भी अनुपात आता है ना, वो बराबर होता है आपस में। तो हमारे पास ए बी सी बटे में पी क्यू आर बराबर होगा किसके? ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर, बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर, ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। ये क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, चलो, अब देखो क्या करते हैं हम। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है, तो मतलब एबीसी बटे में पी क्यू आर दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये तो कट के कितना हो जाएगा आपके पास? 1 हो जाएगा। ये तो कट के कितना हो जाएगा? 1। क्यों कटा? क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा था। ठीक है, बराबर देखो क्या है हमारे पास, ए बी बटे में पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटे में क्यू आर का स्क्वायर और बराबर ए सी बटे में पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब एक के को क्या कर देंगे हम? बराबर कर देंगे। तो देखो, ए बी बटे में पी क्यू का स्क्वायर बराबर 1, भाई ये इसके बराबर है, 1 के बराबर ये भी है। तो बी सी बटे में क्यू आर का स्क्वायर बराबर 1, और तीसरी बात आ जाएगी हमारे पास, ए सी बटे में पी आर का स्क्वायर और बराबर 1। ठीक है, चलो। अब देखो क्या करते हैं, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में आएगा, लेकिन एक का अंडर रूट तो एक ही तो होता है, तो इसको डायरेक्ट हटा दूं मैं। तो ए बी बटे में पी क्यू बराबर कितना? 1। तो वजर गुणा कर दो इनको, तो ए बी बराबर बताओ क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? पी क्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बी सी बराबर क्या निकल के आएगा? क्यू आर। बी सी बराबर क्या निकल के आएगा आपके पास? क्यू आर। और ऐसे ही ए सी बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? पी आर। ए सी बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? पी आर। तो अगर मान लो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो बताओ दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। देखो आपको क्या करना है, आपको ये करना है भाई, आपको समरूप दे रखा था और दोनों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा था, तो ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं क्या, कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल
त्रिभुज एबीसी बटा त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर, बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर, ए सी बटे पी आर का। ये हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर था, कट के कितना हो गया, एक हो गया। अब ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, ठीक है ना। तो हमने बराबर कर दिया। अब यहाँ से देखो दोनों भुजाएं बराबर आ गई, आपस में सारी भुजाएं क्या हो गई, दोनों की बराबर आ गई। बराबर आ गई तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्त की त्रिज्या 7 है और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 60 डिग्री है। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आर का मान कितना है, 7, और कोण कितना आपके पास, 60 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना आपको, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोलना तो लघु का निकालना है, और अगर मान लो बोले कि दीर्घ का निकाल दो, फिर दीर्घ का निकालना है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो लघु का निकालना है, ठीक है। तो बताओ क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आपको ऐसे लिखना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, ऐसे मत डायरेक्ट मत कर देना। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 7 × 7, थीटा का मान कितना 60 डिग्री और बटे में 360। जीरो से जीरो कट गई, 6 कम 6 6 6 36, 7 से 7 कट गया, 11 2 से और काट दो 3, तो 11 7 77 और बटे में कितना आ जाएगा आपके पास 3। सेम ही ठीक है, आगे सोल्व कर दो, कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 13वां है। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक में तो नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी देख लो। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई है 4 से, मतलब एल, एल कितना है 4। छिन्नक जानते हो क्या होता है, शंकु का छिन्नक, भाई शंकु को ऊपर से काट दो, ये होता है छिन्नक, ठीक है। इसको ऊपर की टोपी हटा दिया हमने, ठीक है। और उसके वर्ती सिरों का परिमाप 18 है, 18 और 6 है। इसकी परिधि तो कितनी है 18, और इसकी परिधि कितनी है 6 है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। शंकु का वक्र क्या होता है, पाई आर एल होता है, लेकिन इस छिन्नक का क्या हो जाएगा, पाई आर, मतलब बड़े वाला की त्रिज्या प्लस छोटे वाले की त्रिज्या इनटू में एल। अब बड़े वाले की त्रिज्या देखो कैसे निकलते हैं, आपको क्या, इसकी दे कितनी रखी है 18 दे रखी, क्या परिधि दे रखी है, क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है। तो परिधि से त्रिज्या कैसे निकालेंगे, मतलब 2 पाई आर बराबर दे रखा है 18, और छोटे की कितनी दे रखी है, मतलब 2 पाई आर, ये कितनी है 6 है, ठीक है। यहाँ से निकालो तो बताओ कितनी हो जाएगी ये, आर बराबर क्या हो जाएगा 18, 18 बटे में आ जाएगा आपके पास 2 पाई, भाई ये पूरा 2 पाई आ गया, इसको काट दो तो आर बराबर आ जाएगा 9/पाई। आर का मान आ गया, यहाँ से भी निकालो तो आर बराबर आ जाएगा 6/2 पाई, काट दो इसको 3 बार, तो आर का मान यहाँ से कितना आ गया 3/पाई। आर का मान ही आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर रख देते हैं, ये होता है इस छिन्नक का वक्र होता है ये, ठीक है। भाई शंकु का वक्र क्या होता है, पाई आर एल, तो आर अब की बार आर, ये बड़े वाले की भी लेनी है छोटे वाले की, तो आर प्लस आर, ठीक है। चलो निकालो, पाई आर का मान कितना है 9/पाई, इस आर का मान कितना है 3/पाई, और इंटू में क्या है एल, तो बराबर क्या देखो पाई इंटू में एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा आपके पास, पाई 9 और 3 कितना हो गया 12, इंटू में क्या आपके पास एल, एल का मान कितना है 4 है, तो 4 रख दो, पाई से पाई कैंसिल, और 12 कितना हो गया आपके पास 48 सेमी स्क्वायर। दोबारा देखो हमने क्या किया, भाई आपको शंकु का छिन्नक दे रखा था, ठीक है। तो इसकी परिधि रखी थी 18, हमने आर का मान निकाले पाई के पदों में, क्योंकि हमारे को पता था भाई यहाँ पर पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस आर की कितनी दे रखी थी, ये दे रखी थी, ठीक है। चलो यहाँ से भी आर आ गया। अब क्या किया हमने, इसके अंदर रख दिया और सोल्व कर दिया। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। दो घन के पास हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन है 64, संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी भी याद नहीं आ रहा यार मेरे को वो नाम क्या है, आप कमेंट में जरूर बताना वो नाम क्या है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को पता तो है लेकिन मेरे को बस याद नहीं, कई बार नहीं होता हमारे पास भाई किसी व्यक्ति का हमारे को नाम याद ही नहीं आता है, तो वैसे ही अब मेरे साथ हो रहा है, वो नाम याद नहीं आ रहा बस मेरे को। सोचो सोचो, वो नहीं बोलते भाई, जीप पर तो आ गया लेकिन बस बाहर नहीं निकल रहा है, तो बस वही सीन हो रहा है भाई, जीप पर तो है लेकिन बस वो बाहर नहीं निकल रहा है ना, ठीक है। दो घन है आपके पास जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है 64, ठीक है। घन है, घन का आयतन कितना होता है ए क्यूब, बराबर में कितना 64। संलग्न फलकों को मिलाकर बनाया जाए, जैसे दो घन है, एक घन ये है, जैसे मान लो आपके पास ये है, ये कोई घन है, ठीक है। एक घन ये है, सेम का सेम दूसरा घन है, दोनों को मिला देंगे तो लंबाई तो बढ़ जाएगी,
चौड़ाई और ऊंचाई थोड़ी बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, ठीक है। चलो, तो इधर घन है तो इधर घन मूल में आ जाएगा, छोटा सा 3 लगा के 64। और घन मूल कितने का होता है, ये 4 का है, तो होता है एक का मान कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। इसको निकालना आना चाहिए आपको, गुणनखंड करके तीन तीन को जोड़ो देखने पड़ते हैं। स्क्वायर में तो क्या करते हैं, वर्गमूल में तो क्या करते हैं, दो दो के देखते हैं, लेकिन इसमें कितने के देखने पड़ेंगे, तीन तीन के, ठीक है ना। चलो, तो एक का मान आ गया 4। तो मेरे को बताओ लंबाई तो कितनी हो जाएगी, एल तो 4 + 4 बाद दोनों की जुड़ जाएंगी ना, तो 8 हो जाएगी। चौड़ाई थोड़ी बढ़ेगी, नहीं 4 रहेगी, और ऊंचाई भी 4 ही रहेगी, ठीक है। चलो, हाँ जी। तो अब क्या निकालना है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन आप बन गया ना, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो गई। तो क्या होता है, 2 घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप पूरी लैंग्वेज लिखना, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ ना। तो क्या होता है, 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL, ये तो होता है। तो 2 × L का मान कितना, 8, B का मान 4, B का मान 4, H का मान भी 4, प्लस H का मान 4 इंटू B का मान कितना, L का मान कितना है, 8 है। अब सॉल्व कर देंगे, 2 × 8 चौक 32, 4 चौक 16, और 8 चौक 32, 32 और 32 64, 64 और 6 16 कितना हो गया, 64 और 70 80, 2 × 80, तो कितना हो जाएगा, 160 सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 15वां क्वेश्चन क्या है, मध्य। ये तो नहीं बताऊंगा मैं, ये तो खुद करो भाई। अगर नहीं होता है तो इनका चाहे मेरे से अलग से वीडियो बनवा लेना, लेकिन ये यहाँ पे नहीं बताऊं। माध्य, माध्यक, बहुलक नहीं बताऊं, ठीक है ना, ये आप खुद करोगे, है ना। अगर आपको नहीं आते हैं तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं इनका स्पेशली वीडियो बना दूंगा। हाँ जी, ये देखो, एक डिब्बे में 8 लाल है, लाल कितने हैं, 8 है, ठीक है। और सफेद कितने हैं, 5 है, सफेद कंचे कितने हैं, 5 है। दो हरे कंचे हैं, हरे कंचे कितने हैं, 2। एक बार कुल लिख दो भाई, कुल कितने हैं, कुल कितने हो गए, 13 और 2 15 हो गए भाई। अब देखो क्या पूछता है, एक कंचा या आदर्शा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहला लाल हो। पहले प्रायिकता का सूत्र लिख देना ऊपर, उसके बाद में स्टार्ट करना, पहला लाल होने की प्रायिकता, ऐसे लिखना आपको, लाल होने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम तो कितने हैं आपके पास, 15, अनुकूल लाल कितने हैं जी, 8 ही तो हैं, तो 8 बटे कुल कितने हैं, 15। सेकंड क्या है, हरा नहीं है, हरा नहीं है, तो फिर इन दोनों में से है, तो इन दोनों के लिए कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, हरा नहीं होने की प्रायिकता, अनुकूल हो गए 13, और कुल कितने हैं, 15, ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, हाँ जी, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात की 6 से विभाज्य हैं। आपको शुरू के लेने हैं जो 6 से 6 का भाग जाता है। तो सबसे पहले तो 6 ही है, उसके बाद में 12, उसके बाद में 18, उसके बाद में 24 डैश डैश डैश, ठीक है ना। ऐसे कितने लेने हैं, 40 पदों तक, 40 पदों तक, और उनका क्या निकालना है, योग, मतलब ऐसे निकालना है। ए का मान बोलो जी कितना है, 6। डी का मान बोलो जी कितना है, 12 - 6 कितना, 6। एन का मान बोलो जी कितना है, 40। अब एस 40 निकाल दें हम। एस एन बराबर बताओ क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। तो एस एन की जगह बोलो कितना, 40 है, तो 40/2, 2 इंटू ए का मान बोलो कितना है, 6 है, प्लस एन का मान कितना है, 40 - 1 इंटू डी का मान कितना आपके पास, डी का मान है 12। तो S 40 देखो क्या निकल के आएगा, S 40 आपके पास निकल के आएगा, इसको काट दो कितनी बार, 20 बार, और 6 दूनी 12, ठीक है। प्लस में देखो क्या होगा, यहाँ पर कितना बचा, 39, 39 इंटू में 12, ठीक है जी। तो S 40 निकल के आएगा आपके पास 20 इंटू में 12, प्लस इसको गुणा कर दो, 39 को 12 से गुणा करो, 9 दूनी 18, 1 3 दूनी 4 1 7, 9 और 3, तो 8 9 7 16, 468, ठीक है। तो S 40 निकल के आएगा 20 इंटू ये कितना हो गया, 8 जीरो हासिल की 1, 7 1 8 4 680, तो S 40 निकल के आएगा 0 0, 8 दूनी 16 हासिल 6 दूनी 12 और 1 13, 13 600। कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए कहीं, एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, वैसे तो सही होगा, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बार, है ना, फिर मैं एक बार चलो देख लेते हैं। 20 है,
51 6 12 सही है। 39 × 12 तो 9 दूनी 18, 1 3 दूनी 6 1 7, 9 और 3 8, 9 से 16 4 सही है, हाँ सही है। ठीक है चलो 17वां क्वेश्चन देखो क्या है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है। ठीक है जी। चलो भाई, इसका क्या निकालना, हमारे को क्षेत्रफल निकालना है।